कल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। जैसा कि आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देख रहे होंगे पीछे कि सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, मतलब एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर जो उप विभाजनकरण है, सब कैटेगराइजेशन है, उस पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। वैसे याद रखने की बात यह है कि 7 जजों की जो बेंच बैठी थी, यह जनवरी में निर्णय लिया जा चुका था, पूरी हो चुकी थी। यह डिसीजन रिजर्व कर लिया गया था और 1 अगस्त को सुनाया गया। यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते और साथ ही साथ एक सामान्य समझ के तहत भी आप देखिए इसमें कितनी सारी बातें शामिल हैं और हमें क्या क्या समझना चाहिए। अपने उसमें अगर सबसे पहले देखा जाए तो लगभग 22.5 22.5% जो आरक्षण है ये एससी और एसटी को है, और एससी और एसटी के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाए तो 15% एससी को, 7.5% एसटी को, 27% आप सबको पता है कि 27% आरक्षण ओबीसी को है। अभी हाल ही में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया। इसका मतलब हो गया, आप देखेंगे तो लगभग 59.5% जो है रिजर्वेशन है। इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली अगर हम इस तरीके से चलें तो लगभग 40.5% ही क्या मिलता है, एक जनरल कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है। अब आता है जब हम ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि हर साल, इसी साल अभी यूपीएससी का जब सर्विस एलोकेशन हुआ 3 दिन पहले, तो कुछ बच्चे परेशान हो गए कि आखिर उनका सर्विस एलोकेशन क्यों नहीं हुआ। तो वहां विवाद आया सर्टिफिकेट का, क्रीमी लेयर का। ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा को अपनाया गया। क्रीमी लेयर की अवधारणा में जो मुख्य बिंदु है यह है कि यदि किसी की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो वह क्रीमी लेयर माने जाएगा, मतलब उसको ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। न्यायसंगत तरीके से यह देखने के लिए कि वास्तव में जो बेचारा पिछड़ा है, गरीब है, जो वास्तव में मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया है, उस तक मदद पहुंचे, उस तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, इसलिए यह कॉन्सेप्ट, ये क्रीमी लेयर ओबीसी में लाया गया था। लेकिन बहुत दिनों से यह भी बात की जा रही थी कि क्या ऐसा ही क्लासिफिकेशन, क्या ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम एससी एसटी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी बात को समझना है, और अगर इस बात को समझा जाए तो अभी तक यह कहा जाता था कि नहीं, एससी और एसटी ये एक समान वर्ग है, एक समान कैटेगरी है, इसमें हम सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और इस मामले को समझने के लिए हमें कई विषय देखने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अभी तक ये क्यों नहीं हो पाया था, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक केस है वो है ईवी चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट, आंध्र प्रदेश राज्य का एक केस है। और इसी पर 2004 में जजों की बेंच ने यह निर्णय लिया था। होता यह है कि ईवी चेन्नैया साहब ने याचिका दायर की आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ, और उसमें यह कहा कि एससी अपने आप में एक पूरी समान कैटेगरी है, इसके अंदर आप सब कैटेगराइजेशन, सब क्लासिफिकेशन मत कीजिए। यह मुद्दा गया और 2004, देखिए आज से ठीक 20 साल पहले 5 जजों की बेंच में यह बात मान ली गई और कहा कि यस, हम एक समान कैटेगरी है एससी एसटी, इसलिए इसके अंदर आप उपवर्गीकरण, जिसे हम ये कह सकते हैं आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटे के अंदर कोटा, या ऐसा कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और यहां 2 बातें साफ आई। एक, पहला पॉइंट, एक कहा गया कि किसी राज्य द्वारा अगर कोई राज्य एससी कैटेगरी को अपने तरीके से व्याख्यायित करता है तो उसने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। बहुत स्पष्ट है, अनुच्छेद 341 अब आता है। अनुच्छेद 341 में सब क्लास 1 और सब क्लास 2 है, और ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा
और उसके आधार पर ही यह जब राज्य कोई लिस्ट भेजेगा और राज्य की जो लिस्ट आएगी उसमें राष्ट्रपति यह निर्णय ले सकता है कि सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन या अन्य आधारों को बनाते हुए कि किसे हम इस लिस्ट में शामिल करें या ना करें। इसका मतलब यह विषय राष्ट्रपति के अधिकार से जुड़ा हुआ है और अगर राज्य कोई इस पर अपना निर्णय देता है तो ऑब्वियसली एक तरह से अनुच्छेद 341 का उल्लंघन है। और दूसरा कहा गया कि कहीं ना कहीं ये अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समानता का अधिकार इसलिए कि एससी और एसटी से सदियों तक अस्पृश्यता के नाम पर और बहुत सारे आप कहिए निम्न काम करने वाले वर्ग के नाम पर इन्हें दूर किया गया, इन्हें पिछड़ा रखा गया। अतः ये दो आधार ऐसे हैं जिस आधार पर कोई राज्य इस विषय पर इस अनुसूचित जाति की सूची बनाने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 341 का उल्लंघन होगा और समानता के अधिकार पर कहा गया कि यह इसका उल्लंघन होगा, इसलिए हम सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा कि चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य के मामलों पर 2004 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और वही एक माइलस्टोन था पहले। और अनुच्छेद 341 और साथ ही साथ अनुच्छेद 14 को आधार बनाते हुए कहा गया कि राज्य इस अनुसूचित जाति की लिस्टिंग के मामले में अपना ज्यादा अधिकार नहीं रखता। यह संसदीय विशेषाधिकार एक तरह से और राष्ट्रपति के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। अब क्या हुआ? अब होता यह है 7 उससे बड़ी बेंच, ऑब्वियसली जब पुरानी चीजों की रिव्यू की जाती है, यह मामला आता है 2020 में देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट। देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट के तहत फिर से ये सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया तो कहा गया नहीं, इस पर विचार करने की, इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। और केवल यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 26 से ज्यादा याचिकाएं ऐसी पड़ी हुई थी कि आखिर सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी कैटेगरी का होना चाहिए, क्योंकि अभी भी एससी में एसटी में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो निसंदेह थोड़ा लाभ की स्थिति में दिखते हैं और वास्तविक तौर पर बहुत सारे ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, इसमें भी उपवर्ग हैं जहां तक लाभ नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए आरक्षण की जो अफर्मेटिव एक्शन ऑफ स्टेट है, जिस उद्देश्य से, जिस इंटेंशन से आरक्षण लाया गया, तो क्या यह अंतिम व्यक्ति को ला रहा है या कुछ खास लोग ही? ओबीसी में तो बड़ा स्पष्ट दिखता है, कुछ खास कैटेगरी, कुछ खास क्लास ने इसका ज्यादा फायदा उठाया। वैसे भी ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास है, कास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ खास कास्ट को वहां फायदा मिला। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ओबीसी के सारे ही वर्ग विकसित धारा में आ चुके हैं, अभी भी बहुत पिछड़ापन है, इसलिए वहां लॉजिकल माना गया। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां लाने की कोशिश की गई और ये इस वाद के बाद, और 26 याचिकाएं थी, तो कहा गया कि इस चीज को देखना चाहिए। और इसी पे 7 जजों की बेंच ने 6:1 से यह निर्णय लिया कि अब निर्णय यह आया, इसका मतलब है कि 2004 का निर्णय पलट दिया गया है और कहा गया कि सब कैटेगराइजेशन उपवर्गीकरण एससी एसटी कैटेगरी का भी किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट यह आया होगा। और 6-1 जस्टिस हैं बेला एंड त्रिवेदी, उन्होंने कहा नहीं, इसमें सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने उसी तरह से जो 2004 में फैसला था, इन्होंने माना है कि यह एक तरह से आर्टिकल 341 का उल्लंघन होगा, खासकर आर्टिकल 341 सब क्लास 2 का, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना। लेकिन 6 जज, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, BR गवई, कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, चूंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि क्या दुर्भाग्य है कि जो निर्णय आ रहा है उसमें से कोई भी दलित कैटेगरी का नहीं है। ये सब दिमाग हटाइए, ये सब गलत विष भरा जा रहा है। वैसे भी जब हम जुडिशरी पर भरोसा करते हैं, हम ये मान के चलते हैं वो कास्ट, क्लास, रिलीजन सबसे अलग हटकर है। हमारी दिक्कत यह है कि जैसा हम सोचते हैं उसके पक्ष में फैसला आता है तो हम कहते हैं वाह क्या सुप्रीम कोर्ट है, और जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं हमारे स्वार्थ के अनुकूल नहीं है,
ऐसा निर्णय आता है तो मुहासक करने लगते हैं और जजों की जाति देखने लगते हैं। फिर भी अनफॉर्चुनेटली इस बात को क्लियर करने के लिए मैं बोलूं कि इसमें BR गवई साहब दलित हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये फैक्ट मुझे याद है, क्योंकि KG बालाकृष्णन साहब जब 2009 में जब वो सुप्रीम कोर्ट में जब तक उस जज थे, उसके बाद 2019 में कहा गया ये पहले दलित, उनके बाद लगभग 10 सालों बाद इनकी नियुक्ति हुई थी, पेपर में आर्टिकल आया था और 2025 तक ऑब्वियसली इनका कार्यकाल है। तो ऐसे सब लोग हैं, इन सब चीजों को छोड़िए और 6 लोगों ने यह कहा कि नहीं, इसमें आर्टिकल 341 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, और साथ ही साथ इन्होंने कहा आर्टिकल 14 का भी यह उल्लंघन नहीं है, समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अब ये हाई टाइम है जब देखा जाना चाहिए कि इस कैटेगरी में भी क्या लाभ सभी तक पहुंच पा रहा है या नहीं। सब कैटेगराइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर 10 जातियां हैं और 10 में से पता चल रहा है कि 3 जातियों को तो बहुत लाभ मिल रहा है, 4 थोड़ी मिडिल उसमें है और 3 जाति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है आरक्षण का लाभ, तो ऐसे में जिम्मेदारी है समाज की, जिम्मेदारी है प्रशासन की, न्यायपालिका की कि इनको भी लाभ मिले, तभी सही मायने में जो समानता का सिद्धांत है वो लागू हो पाएगा। और इसी बात को लेते हुए जब यह निर्णय आता है तो इस बात को समझने के लिए कि आखिर इसका बैकग्राउंड ये कब से शुरू हुआ, तो यहां पर आप सबसे पहले बात होती है पंजाब में 1975 में, 1975 में पंजाब राज्य ने SC कैटेगरी के अंतर्गत 2 सब कैटेगरी कर दी, 1 और 2, और 1 और 2 में 1 में रखा वाल्मीकि समाज को, और वाल्मीकि समाज के साथ साथ मजहबी सिख को रखा, और मजहबी सिख और इसमें कर दिया 1 कैटेगरी और अदर्स अन्य को कर दिया सेकंड, ऑब्वियसली प्रायोरिटी इनको दी। इस सारा विवाद यहां से शुरू हुआ, और जब पंजाब ने ऐसा किया, इसी बात को लेते हुए 2004 का निर्णय, फिर 2006 में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में बात गई, और इन सब इन्हीं चीजों को आधार बनाते हुए 2010 में यह रद्द कर दिया गया। पंजाब राज्य से कहा गया कि ऐसा कैटेगराइजेशन आप नहीं कर सकते, और ऑब्वियसली जो बात थी चेन्नईया फैसले में वो स्पष्ट हो गई। और यहां पर जो मुख्य मुद्दा आता है, आप सब जानते हैं कि आरक्षण को लेकर बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं, और इसमें एक माइलस्टोन केस है, आप सब जानते होंगे, उसका नाम है इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उसमें साफ कहा गया था कि आरक्षण की जो बेस है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने 50% की सीमा को क्रॉस किया है। ये विवाद बार बार आता है, और सब कैटेगराइजेशन की बात करें तो बिहार और तमिलनाडु में केवल ओबीसी नहीं, उसमें MBS भी, ओबीसी के बाद मोस्ट बैकवर्ड क्लास, तो ऐसे सब कैटेगराइजेशन अलग अलग राज्यों ने किए। अब जो विषय आता है, एक तरफ राजनीति होगी, अगर ये सब कैटेगराइजेशन होगा और जो जिनकी संख्या जाता है जिस कास्ट में, हो सकता है वो अपोज करें, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा इससे घाटा होगा, क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ खास कैटेगरी SC ST में भी वो ज्यादा सबल हैं, ज्यादा लोग वहां से सेलेक्ट होते हैं, बाकी किसी तरह की अन्य कैटेगरी नहीं दिखती, तो लाभ तो पहुंचना चाहिए। दूसरा जो मैं पॉइंट कह रहा था कि अगर इस तरह की, एक तरफ तो राजनीति है, लेकिन यहां जो मुद्दा आता है, जैसे प्रकाश अंबेडकर ने जो BBC में इंटरव्यू दिया, उसमें भी बहुत साफ है, वो कहते हैं कि एक तरह से ये टिकेगा नहीं, चूंकि ये संसद का अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार है, आर्टिकल 341 का उल्लंघन है। और साथ ही साथ एक बात जो सामाजिक तौर पर कही जा रही है वो ये कि SC ST को तो मत बांटो, ये पूरा एक समान कैटेगरी के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ एक ही तरह का दुर्व्यवहार सदियों से होता आया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बीतती हैं, बहुत सारे कानूनों को प्रगतिशीलता और समय के हिसाब से सुधारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जब वो ये कहता है कि भाई ये देखा जाना तो बहुत जरूरी है कि अंतिम व्यक्ति तक, या जो इसमें भी
एसटी और एससी में भी जो पिछड़ी कैटेगरी है, जो अभी तक लाभ से वंचित है, वहां तक जाना चाहिए, वहां तक लाभ जाना चाहिए। इसलिए सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। तो यहां पे साफ है, ऐसा नहीं कि आप जिसको चाहें। और यहां क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक बात और आएगी कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो इसका सब कैटेगराइजेशन करे। इसका मतलब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं एक ये पक्ष उठेगा कि ये संसद के अधिकारों को कटौती तो नहीं है। साथ ही साथ तो राज्य तय करेगा, तो पहला पॉइंट यहां उठता है। दूसरा कहा गया कि अगर एससी और एसटी के अंदर इसमें कंडीशन लिखी गई कि ऐसा नहीं है कि आप सब कैटेगराइजेशन करें, उपवर्गीकरण करें, और पता चला किसी एक को उठा के 100% आपने आरक्षण दे दिया, बाकियों को हटा दिया। इलॉजिकल था, लेकिन स्पष्ट कहा यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ऐसा नहीं है कि उपवर्गीकरण करते समय आप चाहें तो किसी एक को 100% करके बाकियों को हटा दें। और दूसरी बात कही गई जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है, कि ऐसा करने के लिए जो सब कैटेगराइजेशन करें, एक हायरार्की बनाएं कि सबसे पिछड़ा उसको अगर हम ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं तो इसके पीछे पर्याप्त डाटा होना चाहिए, पर्याप्त आंकड़ा होना चाहिए कि आखिर वास्तविक पिछड़ापन क्या है। और यही जब पर्याप्त डेटा की बात होती है, यहां पर प्रशासनिक क्षमता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारी बातें आती हैं। और अगर ये वास्तव में सही तरीके से सेंसस होता है, सही तरीके से आंकड़े जुटाए जाते हैं, और जो अभी तक जो महिला ढोने वाले हमारे भाई बहन हैं या एकदम पिछड़े उस पर हैं, जिस कार्य को कोई सामान्य आदमी नहीं करना चाहता, और अभी भी अगर वहां है और उनकी कैटेगरी को यह लाभ नहीं मिला, तो मेरा प्रश्न है ये क्यों नहीं मिलना चाहिए। केवल कुछ खास लोग जो अवेयर हो चुके हैं, जो एजुकेट हो चुके हैं, वहीं तक वो लाभ क्यों रहे। यही सुप्रीम कोर्ट का भी सोचना था कि आरक्षण का असली मकसद, आरक्षण की असली उद्देश्य, अंबेडकर साहब का असली चिंतन वहां तक पहुंचे। इसलिए ये दो बातों को उन्होंने शर्त बताया है, और ये एक सेंसिटिव बात है। ये जरूर बहुत बेहतर तरीके से आकलन किया जाना चाहिए, बेहतर तरीके से साक्ष्य जुटाना चाहिए, नहीं तो सारा जो एसेंस है, सारे जो इस निर्णय की आत्मा है, वो खंडित हो जाएगी। तो पहलू ये है, ये इस साल केस स्टडी में भी आ सकता है, पॉलिटी के क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह के विमर्श चल रहे हैं उसमें एक माइलस्टोन निर्णय के रूप में यह माना जाता है। बेला एंड त्रिवेदी एकमात्र जस्टिस रही जिन्होंने इसको अपोज किया, और एक तरह से उन्होंने वही 2004 वाले निर्णय की संपुष्टि की और इसे कहा कि नहीं, यह पुराने जो बातें हैं या जो संविधान के जो 2 आर्टिकल हैं उसके अगेंस्ट है। लेकिन 6 लोगों की सहमति है, और यहां तक भी कहा गया कि क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट, जो खुद बी.आर. गवई ने कहा, जस्टिस गवई का कहना है कि क्रीमी लेयर जैसे कॉन्सेप्ट को लागू करने के हालात यहां देखे जाने चाहिए। तो ये पूरा जो विषय है वो एससी एसटी के अंदर सब कैटेगराइजेशन को लेकर है, और मुझे लगता है कि इस तरह के विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। ये किसी भी एग्जाम के लिए और ऐसे भी एक भारतीय नागरिक के रूप में आपकी समझ किस रूप में है, इसको जरूर दर्शाता है। थैंक यू।